वाह, क्या आईपीओ है। प्राइमरी मार्केट में 3-4 आईपीओ हैं जो कि लाइंड अप हैं अगले 3-4 दिन में, जिनके सब्सक्रिप्शन खुलते हुए नजर आएंगे। उनमें करना क्या चाहिए, तो अरुण सर हमारे साथ मौजूद हैं। तो फिर इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है जिसकी महारत हासिल हो, उसी से पूछा जाए कि इन आईपीओस में फिर आपको पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। अरुण सर के साथ एक अच्छी चीज़ क्या है ना, अरुण सर भले ही आप देखेंगे तो इनका 3-4 दशक का बाजार में तजर्बा है, तो उसको तो ये जोड़ के लाते ही हैं। ये किसी भी कंपनी को राय देने से पहले या उस पर बातचीत करने से पहले उसको खुद जाकर देखते हैं। ये इतना एफर्ट करते हैं सर कि जाकर बातचीत करते हैं, मैनेजमेंट से मिलते हैं, उनके प्लांट्स, उनकी मशीनरी या जो भी उनके एसेट्स हैं उसको देखना चाहते हैं पहले नज़र भर के, फिर उसके बारे में कोई भी व्यू बनाते हैं। फाइनेंशियल बाकी चीज़ें तो हमारे सामने सब कुछ ऑनलाइन दिख जाता है। तो अरुण सर पहले तो हैट्स ऑफ आपकी रिसर्च को। तो 3-4 आईपीओ हैं सर जो कि लाइंड अप हैं, जो कि कल खुलेंगे या फिर अगले हफ्ते खुलने वाले हैं। उसमें सब पहला नाम जो कि कल खुलेगा यानी कि फ्राइडे को 20 तारीख को, वो है गॉडियम आईवीएफ और वुमेन हेल्थ। कल इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही थी, आई थिंक कुछ ये इन्वेस्टर से बातचीत भी कर रहे थे। ये 20 से 24 तारीख को खुलेगा। 75 से 79 रुपये का प्राइस बैंड है। 165 करोड़ रुपये का इशू है। 90 करोड़ रुपये कंपनी के पास आएंगे। 75 करोड़ रुपये का इसमें ओएफएस का पार्ट है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम आप देखें तो 15 रुपये का है, यानी कि ग्रे मार्केट कह रहा है कि इसमें आपको 94 रुपये तक के लेवल्स दिख जाएंगे। फाइनेंशियल पोजीशन आपको दिख जाएगी इस कंपनी की सामने आती हुई, किस तरह से इन्होंने परफॉर्म किया है पिछले 3 साल में, और H1 FY26 के नंबर्स क्या बता रहे हैं। अरुण सर, आई एम श्योर आपने भी काफ़ी डीप डाइव किया होगा इस कंपनी के बारे में। क्या करना चाहिए सर? ये जो IVF है ये काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ रहा है पिछले कुछ समय में, काफ़ी लोगों का इसके ऊपर फोकस बढ़ा है। तो ये बिजनेस मॉडल अगर आपने पढ़ा हो, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, इज इट वर्थ इन्वेस्टिंग इन दिस बिजनेस? तो संदीप जी, बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना देखने को मिल रहा है। जेन जी की अगर बात करें तो कुछ चीजें अजीब सी हो रही है। लोगों की शादी जो है कुछ लेट स्टेज पर हो रही है। उसके बाद में शादी करने के 3, 4, 5 साल तक फैमिली प्लानिंग की बात नहीं होती। फिर ये लगता है अरे इतने साल हो गए शादी हुए, अभी तक कोई बच्चे नहीं हुए, और फिर एंजाइटी बढ़ जाती है। और फिर आईवीएफ का धंधा या आईवीएफ के जरिए ये सोचा जाता है। बड़ा एक्सपेक्टेशन है आईवीएफ से फैमिली प्लान करना, बट फैक्ट ऑफ द मैटर है कि ये धंधा बढ़ रहा है, जोरों से बढ़ रहा है, और लोगों को ये एक जो कहते हैं ना कन्वीनियंट फॉर्म जैसा लगता है, और ये धंधा चल रहा है। जहां तक गॉडियम की बात करें तो इसमें जो एक चीज मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है वो है कि प्रमोटर खुद जो स्टेक बेच रहा है, बहुत सब्सटेंशियल स्टेक बेच रहा है। अगर आप देखें तो ये करीब करीब, नंबर बताता हूं आपको। ये ओएफएस वाले पार्ट में सर? हाँ, ओएफएस पार्ट में अगर आप देखें तो इनका एक अच्छा खासा क्वांटम है जो ये बेच रहे हैं। जो फ्रेश इश्यू है उसे लगभग 60% कम बेच रहे हैं। तो धंधा अगर अच्छा है, कंपनी अच्छी कर रही है, तो प्रमोटर को इतने ज्यादा शेयर बेचने की क्या दरकार आती है। दूसरा, अगर आप देखें कि आईपीओ आने के इमीडिएटली पहले सन 2025 में कंपनी का मुनाफा अचानक जोर से बढ़ा है। जो एक हमेशा चिंता का विषय होता है, 2 साल फ्लैट रहा था। 23 के मुकाबले 24 में करीब करीब एकदम फ्लैट सा रहा, और अचानक 25 में रेवेन्यू भी बढ़ा और मार्जिन्स में बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली। 21% का जो मार्जिन था वो करीब 25% हो गया। तो इसके कारण कुछ खास समझ में नहीं आए। हाँ, जो तो आंकड़ा बंदा जो मैं बोल रहा है आपको ना अब। बोलना चाहता था, 1 करोड़ 13 लाख शेयर का फ्रेश इश्यू है और 94 लाख 93 हजार का ओएफएस है। तो प्रमोटर इतने शेयर क्यों बेच रहा है जब उसको खुद के धंधे पे इतना भरोसा है?
बाकी अगर आप देखें वैल्यूएशन के हिसाब से या धंधे के हिसाब से सब कुछ ठीक लगता है। सिर्फ एक चीज कहूंगा, नॉर्मली मैं टिप्पणी नहीं करता मर्चेंट बैंकर के ऊपर में। ये एक छोटा मर्चेंट बैंकर है जो नॉर्मली ये देखा जाता है कि एसएमई के इश्यू अच्छा। लेकर आता है। ये एक मेन बोर्ड का इश्यू है। तो थोड़ा सा देखकर लोगों को पैसा डालना चाहिए। बट धंधे के बारे में, बिजनेस के बारे में कोई नेगेटिव कमेंट नहीं है। सिर्फ इस चीज को लेकर कि 25 में जो शार्प जंप इन प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यूज जो आया है, वो थोड़ा सा एक जो कहते हैं ना, बत्ती जला देता है। सर, मेरी ना किसी से बात हो रही थी कल, इनकी जो ये कॉन्फ्रेंस चल रही थी ना, उसमें एक एनालिस्ट जुड़े थे। वो कह रहे थे, इन्होंने बताया कि इनका जो ये पूरा एंटायर साइकिल है आईवीएफ वाला, एक साइकिल जो है उसकी कॉस्ट कुछ 10 लाख रुपए के आसपास आती है, और ये 46% अबिडा क्लॉक करते हैं, यानी कि इतने मार्जिन से क्लॉक करते हैं। तो अगर 10 लाख रुपए कोई खर्च करता है तो इनको कुछ 4,60,000 रुपए के आसपास की कमाई होती है कामकाजी फ्रंट पर, अबिडा लेवल पर। सच में सर इतने हाई मार्जिन पर ये ऑपरेट करते हैं? सर, ये अगर मैं आपको एक क्रूड भाषा में कहूं तो ये एक साइकोलॉजी का गेम है। जो मैरिड कपल है उनको ये कहा जाता है कि आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर में डाउट हो रहा है कि इतने साल हो गए आपके शादी को और ओह। आपने एक बच्चा पैदा नहीं किया। ये टाइप का जो ये गेम है साइकोलॉजी का, ये आईवीएफ की स्टोरी है। ज्यादा कहना शायद शो पर उचित नहीं हो, बट इस चीज की मानसिकता के ऊपर में दबाव लाया जाता है। और एक चीज और समझिए, मान लीजिए जो आप सक्सेस रेशो की बात करते हैं, जितने लोग आईवीएफ का ट्रीटमेंट लेते हैं जी। वो सक्सेस होते हैं, और प्रेगनेंसी होने के बाद में सक्सेसफुल डिलीवरी होता है। उसके अंदर में नंबर्स कुछ अलग बोलते हैं। काफी केसेस ऐसे होते हैं कि चेष्टा करने के बाद में जो बच्चा है वो डिलीवर नहीं हो पाता, ओह। अबॉर्शन हो जाता है या प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है। तो आपको पूरा का पूरा प्रोसेस वापस से शुरू करना पड़ता है। और मेजॉरिटी केसेस में ये देखा गया है कि ये जो सर्जरी या जो सर्जिकल पूरा का पूरा काम होता है, ये कपल लोन लेकर करती है। तो ओहो। आपके ऊपर में एक फाइनेंशियल प्रेशर आ जाता है जब आप ऐसा सर्जरी कराते हो। माय गुडनेस। ओके, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आप चाहें तो इसमें कोई व्यू बनाएं। सर, वैसे आपकी राय होगी इसमें अप्लाई करने की? सर देखिए, लिस्टिंग गेन्स में अक्सर देखा गया है कि जो प्रीमियम दिखते हैं इशू खुलने के पहले, और जब इशू लिस्ट होती है तो उसमें बहुत बड़ा बदलाव होता है। जी। अगर आप सीरियस प्लेयर हो तो देखें इस कंपनी को, या उससे बेटर भी राय ये होगी कि जब इशू लिस्ट हो जाए, एक हफ्ता निकल जाए, उसके बाद देखिए। ऐसा कुछ नहीं होगा कि ये शेयर भाग जाएगा, डबल हो जाएगा और आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आप सोच समझकर बाद में भी डिसीजन ले सकते हैं। फेयर इनफ सर, ज़्यादा बढ़िया है जब प्राइस डिस्कवरी हो जाएगी तब आप इसमें बाद में अगर निवेश करते हैं लिस्टिंग के, वो शायद आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। 3 इश्यूज़ और हैं सर, जिसमें से 2 तो सोमवार को यानी कि 23 तारीख को खुलने वाले हैं। उसमें एक है श्रीराम ट्विस्टेक्स, ये 95 से 104 रुपये का प्राइस बैंड है। 110 करोड़ रुपए ये रेस करना चाहते हैं। ये भी इशू बड़ा नहीं है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू है, कोई ओएफएस का पार्ट नहीं है। ये एक पॉजिटिव चीज़ है। 14,976 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है इसमें। 5 रुपये के आसपास के प्रीमियम की बात ग्रे मार्केट में हो रही है। 109 रुपये के आसपास ये लिस्ट हो सकता है। सर, इसमें क्या करना चाहिए? सर, इस कंपनी के बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है। मुझे पता भी नहीं था ये इशू आ रही है। अब आपने बताया है तो इसके बारे में कुछ खोजता हूँ। और थोड़ा सा ताज्जुब लगता है कि कहीं पर भी व्हाट्सएप ग्रुप पे या इसकी डिटेल नहीं आई। तो ये इशू कौन हैंडल कर रहा है, कौन मर्चेंट बैंकर है, अब इसकी थोड़ी जानकारी अवश्य लूंगा।
ठीक है। एक बड़ा नाम जो है जिसकी चर्चा काफ़ी पहले से है सर, वो है क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस। बड़ा इशू है भी ये, 1000 से 1053 का इसका प्राइस बैंड है, 3100 करोड़ रुपए का बड़ा इशू है ये। 1200 करोड़ रुपए कंपनी के पास आएंगे, जो मौजूदा निवेशक हैं वो 1900 करोड़ रुपए ले जाएंगे ओएफएस के जरिए। तो इसको लेकर भी सर प्राइस बैंड काफ़ी बड़ा है 1053 का, तो 1053 वाला 1062 पर 9 रुपये, मात्र 9 रुपये के एक प्रीमियम के साथ ये लिस्ट हो सकता है, ऐसा ग्रे मार्केट में अंदाज लग रहे हैं। आपकी राय सर, ये तो बड़ा नाम है, इसके बारे में तो काफ़ी चर्चाएं भी हुई हैं। सर, इस कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं लोगों को, मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर होगा प्राइस डिस्कस करने के पहले। ये कंपनी एक जनरेटर है क्लीन एनर्जी की। इसके पास में विंड एंड सोलर के फार्म है जो ये ऑपरेट करता है, बिजली जनरेट करता है। और ये जो बिजली जनरेट करता है ये किसी यूटिलिटी कंपनी को नहीं बेचता। यानी कि जो पावर कंपनी होती है, चाहे वो स्टेट की कंपनी हो या प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी हो, जैसे कि उदाहरण के तौर पर टाटा पावर हो, अडानी हो या यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, इनको नहीं बेचता। ये डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचता है जिसे पावर की दरकार होती है। स्टेट का, सेंटर का एक प्रावधान है कि अगर आप ऐसे जनरेटर से पावर खरीदते हो तो आप उसी शर्त पर खरीद सकते हो कि अगर आप उसकी इक्विटी में 26% की हिस्सेदारी रखो। तो ये जो एक एसपीवी बनती है इनकी और ये कंज्यूमर की, उसमें जो हिस्सेदारी 26% की होती है, उसका निवेश वो कंज्यूमर करता है, तब उसको वहां से डेडिकेटेड एसेट से पावर मिलता है। तो ये एक बेनिफिट होता है ऐसी कंपनी को कि जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में स्किन इन द गेम। आपने उस कंपनी में निवेश किया है, आपने उस कंपनी में पैसा डाला है और फिर आपको पावर मिलता है। ठीक है। क्योंकि इनके पास में लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सोलर की वैसे भी लाइफ 25 साल की बात की जाती है। ये स्किन इन द गेम है। इनको जो रेट्स मिलते हैं वो बाजार से थोड़े बेटर मिलते हैं। इनके जो रिसीवेबल होते हैं वो लोअर होते हैं क्योंकि इनका पेमेंट टाइम पर आ जाता है। यूटिलिटी कंपनी में अक्सर देखा जाता है कि थोड़ा डिले चलता है। ये सब कंडीशंस पे ये कंपनी अट्रैक्टिव लगती है, अच्छी लगती है। साइज स्केल में भी ये काफी बड़ी कंपनी है। 5.9 गीगावाट या तो कमीशन हो चुका है या हाल ही में 2-3 महीने में कमीशन हो जाएगा, जो इसको देश में वन ऑफ द लार्जर प्लेयर्स बनाती है। ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है इस कंपनी में निवेश करने के लिए, टिकट साइज 1053 थोड़ा बड़ा लगता है। अगर आप याद करें तो जब एनटीपीसी ग्रीन भी आया था तो बड़ा हाइप था उसको लेकर। लोगों को लग रहा था कि इसका प्राइस महंगा है। 100 रुपए के आसपास का इश्यू प्राइस था, ऊपर में 160-170 हुआ था और अब इश्यू प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हो तो लंबा अवसर के लिए आप निवेश करो तो ही पैसा डालें। ग्रे मार्केट कुछ फिलहाल इंडिकेट नहीं कर रहा, तो उसके ऊपर न जाए। और दूसरा ध्यान में रखें कि बिजनेस अच्छा है, कंपनी का जो ऑपरेटिंग मैट्रिक्स है वो सब अच्छा है, लेकिन टिकट साइज बड़े होने के कारण छोटे निवेशक को हो सकता है थोड़ा डर लगे। और क्योंकि उनकी जो क्वांटम है 35% उनके लिए रखा गया है, तो वो थोड़ा सा कॉशियस होकर इसमें निवेश करें। फेयर इनफ सर। तो लिस्टिंग पर पैसा बनेगा उसकी गुंजाइश थोड़ी कम नजर आती है, जैसा ग्रे मार्केट इंडिकेट कर रहा है। तो अगर आप पैसा लगाएं क्योंकि कंपनी अच्छी है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, अट्रैक्टिव है, तो लंबी अवधि का व्यू रखें तो आप ज़रूर इसमें पैसा लगाने के बारे में सोच सकते हैं। आखिरी नाम सर जो इस लिस्ट में है वो है पीएनजीएस रीवा डायमंड ज्वेलरी का।
ये 24 से 26 तारीख को खुलेगा, यानी कि अगले मंगलवार को खुलने वाला है। 367 से 386 रुपये का प्राइस बैंड है। 380 करोड़ रुपए ये जुटाएंगे और पूरा ये फ्रेश इशू है, कंपनी के पास रकम आएगी, कोई OFS का पार्ट नहीं है। इसको लेकर बाजार थोड़ा सा उत्साहित है सर। 21 रुपये पर शेयर का एक ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है, 407 रुपये के आसपास ये लिस्ट हो सकता है। ज्वेलरी कंपनियां सर वैसे बाजार में ऐसा नहीं है कि कमी है कोई, लेकिन इनका कोई बिजनेस मॉडल अलग है जो बाजार इसको लेकर थोड़ा उत्साहित दिख रहा है। सर देखिए, ये कंपनी में दो चीज मेरे को जिसे कहते हैं काफी अलग सी दिखी। ये कंपनी हाल ही में बनी है। इसकी जो पेरेंट है वो गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी और डायमंड ज्वेलरी के धंधे में कई सालों से है, बहुत पुराना नाम है। उसी में से इसको डीमर्ज किया गया डायमंड बिजनेस को और एक अलग से कंपनी बनाई गई जो अब पब्लिक जा रही है। ये डायमंड बिजनेस को एक स्लम सेल के जरिए बेचा गया। इस कंपनी का फ्रेंचाइजी मॉडल है। जितने दुकान में डायमंड ज्वेलरी बेची जाती थी उतने दुकानों में अब ये डायमंड ज्वेलरी बेची जाती है शॉप इन शॉप मॉडल के तहत। और जो पेरेंट कंपनी होती थी जो डायमंड ज्वेलरी बेचती थी वो अब इसका फ्रेंचाइजी है। तो जिसे कहते हैं बिजनेस के हिसाब से थोड़ा सा डाइजेस्ट होना मुश्किल है कि ओवरनाइट आपने 1000 करोड़ की कंपनी थिन एयर में से खड़ी कर दी और आप ये धंधा कर रहे हो। इन्होंने एक एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट खोला है। ये इस कंपनी की नई तरक्की हुई है कि डीलिस्ट होने के बाद में, इस बिजनेस को डीमर्ज करने के बाद में ये हुआ। डायमंड ज्वेलरी, स्टैंड अलोन डायमंड ज्वेलरी बहुत लिमिटेड कंपनीज है इंडिया में। इनका जो स्टैंड अलोन में अगर आप देखें तो बहुत कम ऐसा होता है कि आप खाली डायमंड की खरीदारी करने को जाएं। नॉर्मली गोल्ड और डायमंड साथ साथ चलते हैं। तो वो जो चीज है जो पेरेंट कंपनी है उसी के दुकान में ये बेचते हैं। तो थोड़ा सा बिजनेस मॉडल जिसे कहते हैं कि सवाल उठाता है मन में कि ये क्या है और इस कंपनी में ग्रोथ क्या हो सकती है, क्योंकि इसके जो इन्वेंट्री टर्न है वो काफी लो है। अच्छा। तो फाइनेंशियल मैट्रिक्स थोड़े से समझने में डिफिकल्ट होता है, कंफर्ट नहीं मिलता। वैल्यूएशन के हिसाब से पी मल्टीपल कम है और जो पीयर सेट के नाम दिए गए हैं उनकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। तो वो भी एक सवाल उठाता है कि भाई अगर पीयर सेट जो आपने नाम दिए हैं वो इतने ऊंचे ट्रेड करते हैं तो आप इतना सस्ता क्यों बेच रहे हो। मेरे ख्याल से अगर आपको इसमें कुछ करना है तो 10-15 दिन लिस्ट हो जाने दीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए। कोई भी शेयर ऐसा नहीं है जो ऊपर नीचे नहीं होता। जल्दबाजी न करें। ठीक है, जल्दबाजी ना करें, लिस्टिंग होने दें, उसके बाद आप इस इशू को कंसिडर करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। तो 4 इश्यूज हमने डिस्कस किए हैं। लिस्टिंग के बाद ही आप गोडियम IVF में निवेश करें, लिस्टिंग के बाद ही आप PNGS रीवा डायमंड ज्वेलरी में इन्वेस्ट करें और क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लंबी अवधि का व्यू रखना चाहिए। चलिए, ये चारों IPOs की बातचीत हो गई। इस खास सेगमेंट को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। वाह, क्या IPO है।